चुनावी दंगल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं गुलाम अली खटाना साहब। आप बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और राज्यसभा मेंबर हैं, रुकन हैं राज्यसभा के। जम्मू कश्मीर में चूंकि तमाम जगह ही आम इंतखाबात चल रहे हैं तो ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पार्टी के लिए लोगों के बीच जा करके वोट मांग रहे हैं। तो क्या माहौल है पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने के लिए खुद हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? शुक्रिया साहब। इंतखाबात का माहौल है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और अलग अलग दावे हो रही हैं। अलग अलग पार्टी जो है वो दावे कर रही है कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, इतनी आ रही हैं। मगर गुलाम अली खटाना साहब का क्या कैलकुलेशन है जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर के बाहर भी? देखिए, जम्मू कश्मीर से बड़ी खूबसूरत जी और बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये पूरे देश में हवाएं आएंगी और अमन की हवाएं हैं, पीस की हवाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का एक टारगेट है वो होपफुली देश की जनता हमें देगी। जिस तरीके से लोगों के बीच आप जा रहे हैं और जाहिर तौर पर रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा होगा, मगर मैं ख़ास तौर से वापस जो है जम्मू कश्मीर के बारे में जानना चाहूँगा। जम्मू और फिर कश्मीर 370 के बाद जाहिर तौर पर हालात भी बदले हैं और हुकूमत बड़े दावे भी करती है, बहुत बड़ी बातें होती हैं कि भाई हालात वाकई बेहतर हुए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है और रेस्पॉन्स जो है वो लोगों का कैसा मिल रहा है? बहुत मुद्दत के बाद लोगों ने भारी तादाद में अपने हक का इस्तेमाल करा है और देश के वजीर आजम ने और देश के वजीर दाखिला ने लोगों को, कश्मीर के, जम्मू के लोगों को मुबारकबाद भी दी है। और इतना पार्टिसिपेशन लोगों का होना ये पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये जमहूरियत की जीत है और डेमोक्रेसी। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी शायद 25 साल के बाद जो है उस लेवल पर पहुंचा है। 50+ हो गया था अभी रिसेंटली जो छठे फेज़ के इलेक्शन हुए। बारामूला में भी अच्छा खासा परसेंटेज जो था, वोटिंग परसेंटेज हुआ था। उससे पहले वो 25-25 के आसपास रहता था। वजह क्या लगी आपको? चूंकि देखिए, जब जोश होता है, जब जुनून होता है या उत्साह होता है वोटर्स के अंदर, वो तभी वोट डालने जाता है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के हमने हालात देखे हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो कई बार तो मेरा ख्याल के लेस देन 20% भी रहा है। तो इस बार की वजह क्या है? क्या मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स है उनके अंदर, या मोदी के खिलाफ वोटिंग है, या कुछ और वजह है? क्योंकि वजह तो असल में आप ही बताएंगे, असल वजह क्या है। लोगों ने देश के वजीर आजम का जो काम है जम्मू कश्मीर के लिए जी, और खासकर वजीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर को देखते हैं, हाँ, उसको लोगों में एक उत्साह है, एक्साइटमेंट है और उसी की रिस्पॉन्स में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मैं आपको बताऊं जी, कि यहाँ लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट की जाती थी, टू बी और नॉट टू बी की जहनियत। और जब से एब्रोगेट हुआ है 370, उसके बाद लोग डबल माइंडेड नहीं हैं। लोग भारत के लिए सोचते हैं, भारत की तरक्की का अच्छा सोचते हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की में उनकी हिस्सेदारी कैसे हो जाए। और वो लूट खसूट लोग मांग रहे थे वो नहीं है। जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, जो छोटा काम करता था वो काम बढ़ा रहा है। लोग खेत पे काम करते हैं। गरीब का बच्चा पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल होता था और अमीर का बच्चा या कुछ फैमिलीज के बच्चे वहां कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन देश के वजीर आजम ने हर गरीब के बच्चे को स्कूल में भेजा और उनको खेलने के लिए आज हमारे पास लोग सिफारिश के लिए आते हैं कि हमारे बच्चे को अंडर 19, अंडर 17 में रखा जाए। देखिए, वजीर आजम का विजन है जम्मू कश्मीर 70-72% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका है। यहाँ देश के वजीर आजम ने जो आयुष का कार्ड है, एक ही स्कीम को अगर हम देख लें कि यहाँ मजदूर से लेकर अब्दुल्ला मुफ्ती तक फ्री है। वो 5 लाख का इलाज है। पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशंस पे था, अभी हमारे मैनिफेस्टो में 75+ का भी फ्री करने का हमने कमिटमेंट लोगों से करी है और जिस पे वोट मांगे हमने। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अमन आया है, लोगों में जहनी ठहराव आया है और यहाँ पकड़ धकड़ बंद हुई है। यहाँ रूल ऑफ लॉ, यहाँ
कानून की बालादस्ती है। यहाँ आज हम कांग्रेस के जमाने में जहाँ इनके जो अलाइज थे, बड़ा बेटा है हम उसको कहते हैं अक्सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पीडीपी, जहाँ अदर जो सप्लिमेंटल ग्रुप्स है, ये लोग थक चुके थे, कब्रिस्तान भरे जा रहे थे जी। लाशों पे हुकूमत करते थे, वो मारामारी बंद होगी। लोगों को पहली बार लगा है कि ट्रांसपेरेंसी से, पहले 100 रुपया, राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बोलते थे 100 रुपया आता है और 10 रुपए पहुंचते हैं। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 3 टायर का यहाँ इलेक्शन करवाया, और अगर उनके अकाउंट में सरपंच या वीडीसी मेंबर, ब्लॉक का जो मेंबर चेयरमैन होता है, जहाँ डीडीसी मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, उनके अकाउंट में अगर सरपंच के अकाउंट में 23 लाख कुछ हजार डाला तो 23 लाख कुछ हजार ही डाला। बिल्कुल। लोगों का एक ट्रस्ट है जिसकी वजह से लोगों को एक उम्मीद आई है जी। और ये लोगों का अपना राइट होता है वो किस पॉलिटिकल जमात को वोट आते, ये एक और आगे फर्दर वो होता है। लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर में रहता है कि अमन आ जाए, और जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब कश्मीरी का, डोगरा का, गुजर का, पहाड़ी का, या अदर किसी माइक्रो सेक्शन का, वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए एक रोजगार की तरफ बढ़े। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ, कितना उनको एक कि हम सेल्फी ले लें। हाँ। इस तरह से लोगों में एक खुशी की लहर है और लोगों ने खुल के वोट दिया है। हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारा यही है कि हमारे लिए सब बराबर है। हाँ। जम्मू कश्मीर का हर नागरिक हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना देश का बाकी का नागरिक। ये बताइए सर, पत्थरबाजी को लेकर के एक वक्त तक जम्मू कश्मीर, खास तौर से जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर वैली, वो बहुत बदनाम रही है और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत हुआ है। दूसरे मुसलमानों को भी एक तरीके से जो है वो शक की निगाह से देखना, और ये भी हुआ है कि कश्मीर के कुछ लोग अगर किसी दूसरे सूबे के अंदर गए तो उनको टारगेट किया गया पत्थरबाजी की वजह से, और बहुत सारी वजूहात के चलते वो पत्थरबाजी रुकी है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि पत्थरबाजी के नाम पर जो बदनामी थी एक पूरे सूबे की, आपको लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो हट गई है, वो जो एक धब्बा लगा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता धुल गया है? देखिए, पत्थरबाजी जी जो है वो जीरो है, नील है जी। आज कोई कैलेंडर नहीं लगता है, इसीलिए रेडी फड़ी वाला, बिजनेस वाला, दुकान वाला, किसान, मजदूर सब काम के लिए जाता है। वो कैलेंडर का जमाना खत्म हो गया। ये एक हम अमन की तरफ बढ़े हैं, इसीलिए लोगों में उत्साह है। हमने G20 का अरेंज करा यहाँ जी, और यहाँ दुनिया को दिखाया और देश ने भी देखा। आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पार कर गया। आज हम होम स्टे की बात कर रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, मगर टारगेट किलिंग का मामला अभी तक भी नहीं रुका। रह करके कुछ दिनों के बाद टारगेट किलिंग हो रही है। दूसरा, मिलिटेंसी के वाकयात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अचानक खबर आ जाती है कि आज वहां पर हमला हो गया, अचानक खबर आ जाती है कि आज मिलिटेंट्स ने फला जगह जो है वो अपना हमला कर दिया, और उसमें बहुत सारे लोग जाँ बहक होते हैं, कई सारी एजेंसी के लोग और आर्मी के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। यहाँ हर दिन किलिंग होती थी, यहाँ बहुत खून खराबा था, या हर दिन LOC पे फायरिंग रहता था, और हमने यहाँ टेररिज्म खत्म नहीं करा है, उसके साथ साथ जो उसका इकोसिस्टम था वो भी खत्म करा है। आज पाकिस्तान के अंदर के हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बुखलाहट का शिकार है, और वो टनलिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से या ड्रग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर में ये सब काम कर रहा है। लेकिन बहुत जल्दी आप उनका टाइमिंग देखिए कि कितनी जल्दी हम उनको कैफरे करदार तक पहुंचाते हैं। आज वो चीजें खत्म हो गई हैं, ये बुखलाहट में है, और ये हमारा मानना है। बिल्कुल। ये बताइए सर, 370 के बाद एक्चुअल में हालात क्या बदले? चूंकि तस्वीरें तो बहुत अच्छी आती हैं, साफ सुथरी आती हैं, बीच बीच में मैंने कहा कि कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं टारगेट किलिंग की, वो अलग अलग वक्त में होती हैं, मगर बेरोजगारी का एक मसला था, नौजवानों का एक मसला था कि नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है या उनके पास नौकरियां नहीं हैं। और जो अगर हम लड़कियों की बात करें तो एक एज के बाद ही उनकी शादी होती थी। चूंकि मैं जब गया कश्मीर में तो एक बड़ा मसला आया कि भाई जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं मगर उनको रिश्ते अच्छे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि रोजगार वाले या फिर जो है नौकरी वाले मतलब जो है लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है।
370 के बाद इन हालात में आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है या अभी भी हालात जो है जस के तस हैं? पिछली जो सरकारें थी जी, वो क्या करती थी कि नौजवान को ज्यादातर या तो पत्थरबाजी पे इस्तेमाल करती थी जी, या अपने घरों में बर्तन साफ करवा के उनको अढ़ाक कल्चर शुरू कर रहा था। और जो हाई क्वालिफाइड लोग, इंजीनियर या अदर लोग थे, डॉक्टर थे, फॉरेस्ट में थे, उनको रैबर का कल्चर शुरू कर रहा था। और 20 से 40 साल की जो उम्र थी उनकी, वो उसी रैबर और अढ़ाक कल्चर में निकलती थी। पीएचई में एक 500 रुपए पे लोग लगाते थे। आज भी 20-20, 30-30 साल के जो लोग लगे हैं, हम एक एक डिपार्टमेंट को करके वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो विजन है वो कांग्रेस के विजन से जरा थोड़ा डिफरेंट है। कांग्रेस चाहती थी कि वहां लोग वोट बैंक रहें, उनको एक्सपोजर ना हो। हमारा विजन है कि नौजवान जो है वो स्कूल में जाए, वो स्किल का कोई प्रोग्राम करे, वो मुलाजमत जिससे मिल सके उस तरह का कोई कोर्स करे, और वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए वो रोजगार देने वाला बने। हम इस तरह की सोच रखते हैं और हमने स्टेट को, यूटी को, जम्मू कश्मीर को इन सब चीजों से हम बाहर निकाल रहे हैं जी। और पीस में जब होता है उसके बाद ये सारी चीजें रहती हैं, लोगों की तकलीफें भी सामने आती है। अब तकलीफ सामने आ रही है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में अमन है। कल तक लोग रोना धोना, अपनी इज्जत बचा के लोग हिमाचल में, दिल्ली में रहते थे, जम्मू क्षेत्र में अपना बाल बच्चे को रखते थे। जो लोग फोर्सेस में एम्प्लॉय थे या हिली एरिया में जो सर्व करते थे, तो हमने एक रिफॉर्म लाया है, हमने बचौले खत्म करे हैं। उनके जमाने में एक टेंडर अगर 1 लाख का शुरू हुआ तो वो जाके 1 करोड़ पे या उससे ऊपर खड़ा होता, मतलब वहां तक खत्म होता था। हमारा अगर 50,000 का टेंडर है, 50 पे ही कंक्लूड होगा। आज ट्रांसपेरेंसी है, हमने लोगों को ट्रांसपेरेंसी का वो दिया है। हमने लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करा है। हमने 3 टायर में उनको रिजर्वेशन दिया है। हमने शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। हमने सोशली लोगों को, उनको पहले शेड्यूल ट्राइब को सिर्फ उसमें ही रिजर्वेशन थी, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में। हमने उनको सियासी रिजर्वेशन दिया। हमने और तबकों को, जिसमें ओबीसी है, ओबीसी को सिर्फ कोई रिजर्वेशन नहीं थी, उनका कोई सर्वे नहीं था। एक मेयर ओएससी नाम की एक चीज थी, अदर सोशल कास्ट, वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर में सर्वे करवाया, जम्मू में, और 8% रिजर्वेशन दी। इसके साथ साथ हमने पहाड़ी को भी रिजर्वेशन दिया और जो शेड्यूल ट्राइब्स को पहले थी उनका इंटैक्ट रखा, उनका छेड़ने नहीं दिया और उनको भी दिया। इसके साथ साथ हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, फॉरेस्ट में लोगों को कैसे एवेन्यूज मिल जाए। अब ठीक है, अफसर भी नए हैं, वो कहीं उनमें नहीं रहते हैं, मतलब वैसी स्टेट में यहाँ अपना ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सटेंड हुआ, अट्रॉसिटीज एक्ट यहाँ एंड हुआ, एक्सटेंड हुआ, SC/ST जो था। तो मेरा ये मानना है कि 370 के एब्रोगेशंस के बाद हमारी बहनें जो थी बाहर शादी करती थी, उनको हक नहीं मिलता था। हालांकि शरई तौर पे उनको भले भाई से आधा ही मिलता है, लेकिन शरीयत में भी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। तो हमारी बड़ी माइक्रो सेक्शंस थी। हमारा रेफ्यूजी था, वो 47 में वहां से आया, उसको कोई नहीं पूछा, हमने उनको भी एक आवाज दी। कश्मीरी पंडित मुस्लिम भी था, जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसको भी हमने आवाज के लिए हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। तो हम ये जब काम करते थे, हमने डिलिमिटेशन करवाया, ये सब काम करते थे, तो ये लोग हमें बोलते थे कि सियासीकरण कर रहे हैं, ये हमारी नुक्ताचीनी करते थे। तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों का कभी सियासीकरण नहीं करा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के वजीर आजम, देश के वजीर दाखिला खुद मॉनिटर करते हैं और छोटे छोटे उस पे उनका ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये जो कश्मीरी पंडितों का मामला है साहब, ये एक लंबे वक्त से जो है ये चला आ रहा है और बीजेपी बार बार दावे करती है कि हम बहुत जल्द जो है उनको बसाएंगे, ले जाएंगे। सियासत तो हो रही है कश्मीरी पंडितों के नाम पर, मगर बहुत सारे मतलब जो है ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं कश्मीरी पंडित्स की, जो अभी भी वो कहते हैं कि उन्हें उनके हक अभी तक नहीं मिले। बसाने की बात थी, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं किया गया। कश्मीर फाइल के जरिए इस तरह की फिल्में बनती हैं, उससे इमेज भी खराब होती है और उससे जो है वो कहीं ना कहीं तकसीम भी पैदा होती है।
वो तो हुआ, मगर असल में उनके फलाह बहबूदी के कश्मीरी पंडितों के खासतौर से वो काम नहीं हुए अभी तक। उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, कश्मीरी पंडित को हमने दोबारा वहां रिहेबिलिटेट करा है, उनके लिए अलग से हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हमने उनका जो जमीनें थी जो वो छोड़ के अपनी जायदाद या अपनी आबादत गाहें जो छोड़ी थी, हमने उनको दोबारा से एक कानून बनाया है कि दोबारा से उनकी जो सारी जायदाद है उसको जो है उनको दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित जो है उसको हमने सीटें रिजर्व करी हैं उसके लिए, ताकि वो अपनी आवाज रख सके। बाकी जमहूरियत में क्रिटिसाइज करना सत्ता पक्ष को कोई भी कर सकता है, वो उनका राइट है। जैसे मैंने 370 का जिक्र किया था, तो 370 को लेकर के बीजेपी ने टारगेट भी फिक्स वही किया है अपना पार्टी का, 370। तो एक बड़ा अचीवमेंट बीजेपी बार बार इसको बताती है। आपको क्या लगता है, जो कश्मीरी अवाम है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि 370 के नाम पर सियासत बहुत ज़्यादा हुई, 370 के नाम पर कश्मीरी अवाम को खासतौर से चिढ़ाने का काम हुआ है? चूंकि आप जानते हैं उन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके क्या कुछ ख्यालात हैं? चूंकि वो तो जिन लोगों से हमारी बात होती है वो तो कहते हैं कि नहीं, देखे 370 जो है असल में जो टारगेट दिया है वो कश्मीरी अवाम को चिढ़ाने के लिए है। पहले ये होता था कि देश के वजीर आजम नरसिम्हा राव जी ने उनको कहा, फारूक अब्दुल्ला साहब बाहर चले गए थे, कभी 87 में पीक पे मिलिटेंसी आई, तो वो वहीं से डिमांड करते थे कि हम वो करेंगे, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मुझे जितना भी सीट आए। हाँ। और नरसिम्हा राव जी ने कहा कि स्काई इज द लिमिट। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोगों में जो दोहरी ज़हनियत, एक साइड पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस हैं यूजेके का इलाका वापस लेना है, और एक साइड लोग उनको ऑटोनॉमी के नाम पे वोट देते हैं और वो डस्टबिन में डालते हैं, और वाजपेयी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्ट्री ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का सियासीकरण नहीं करती है। हमने लोगों की जो डबल माइंडेड था, टू बी और नॉट टू बी का, वो खत्म करा है। लोग अब एक ही बात सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे तौर पर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें जो हुकूक उनको हक हासिल है वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, और उसी से उनका जहन तैयार होता है, और उसी वजह से लोगों में एक उत्साह है। कश्मीर में लोग आपको कामकाज करते दिखेंगे, टूरिज्म का बढ़ावा दिखेगा, आपको वहाँ अमन दिखेगा, आपको हर चीज दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनमें जहनी ठहराव है। अब एक सोच पैदा हुई है कि हम जम्मू कश्मीर का तरक्की कैसे करें, और देश के वजीर आजम ने जो एक टारगेट फिक्स करा है कि 2047 में हम दुनिया का एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे अंदाजे इस तरह के लगाए जा रहे थे, लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ विधानसभा इलेक्शन भी, यानी असेंबली इलेक्शन भी कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी, और इस तरह की बातें हो रही थी। चूँकि देखिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी हो चुके हैं और आम इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि जो असेंबली इंतखाबात है वो नहीं हुए? हालांकि अभी बयान आया है होम मिनिस्टर साहब का, अमित शाह साहब का, वो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक, उससे पहले पहले हम असेंबली इंतखाबात करा देंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि ये आम इंतखाबात के साथ हो सकते थे? उनका राइट है हम पे इल्जाम लगाना जी, उनको डेमोक्रेटिक राइट है, उनको भी न्यूसेंस क्रिएट करके अब जिंदा रहना है सियासी तौर पे जी। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि हम वहाँ इंतखाब भी करवाएंगे और स्टेट का दर्जा भी देंगे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि उसने किन बेसिस पे इलेक्शन करना, कब करना। हमारा काम होम मिनिस्टर साहब का, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसका ये काम रहता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जी। इसलिए वो ये इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखना ही मैं समझूंगा, और कोई टेकर भी नहीं है। देखिए, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो कई साल पहले हो गए थे। अब आम इंतखाबात जो है सबसे बड़े, किसी भी मुल्क के, जमहूरी सिस्टम के सबसे बड़े इंतखाबात आम इंतखाबात होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो वो भी हो गए, और आपके लोकल बॉडी के जो सबसे छोटे इलेक्शन होते हैं वो भी हो गए। तो फिर ये असेंबली इंतखाबात नहीं कराने की वजह कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आती होगी। ये इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कब किसका करवाना है जी, साथ में करवाना है या अलग करवाना है। हाँ, मगर अभी ऐलान तो होम मिनिस्टर कर रहे हैं कि हम 30 सितंबर से पहले पहले करा देंगे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कराता है। आ रहा है जी, सब जगह आ रहा है। इलेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे हम?
जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, राइट है। और होम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है इस पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई देरी है, इलेक्शन में हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है साहब, वो है यूएपीए का। तो यूएपीए की अगर हम बात करें, देखिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वेंकटेश नायक, उनकी एक आरटीआई के जवाब में उन्हें एक जवाब मिला, और 2014 में यूएपीए के तहत जो है जम्मू कश्मीर में 45 केस दर्ज हुए थे, मगर 2019 की अगर बात करें तो 255 केस यूएपीए के तहत दर्ज किए गए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से गैप आ गया, मतलब बड़ा उछाल आया। और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ भी केसेस लगे हैं, जिनको सलाखों के पीछे डाला गया। तो थोड़ा सा इस तरीके से मतलब इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? चूंकि आप वहाँ रहते हैं, सियासत भी करते हैं, हालात भी जानते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि असल वजह क्या है। आप पिछला डाटा भी शेयर करते हैं। जी देखिए, मैंने बताया ना साहब, 2014 की मैं कर रहा हूँ, 2014 और 2019 की बात अगर हम करें जी, हाँ, और 19 से और 21 के बीच अगर हम बात करें तो 2300 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं जी। इसमें आपने जर्नलिस्ट का बात करा, मेरा कश्मीर में जर्नलिस्ट से अक्सर बात होता है जी जी, और मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ। जम्मू के जर्नलिस्ट से अक्सर मेरा बात रहता है जी। मैं दिल्ली में भी आप जैसी शख्सियत से मिलता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, जब आप देखो देश के खिलाफ कोई भी फीलिंग होगी तो उसको वैसे किसी को भी उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सरकार का है, हाँ। अगर कोई जर्नलिस्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, सरकार की नुक्ताचीनी कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसमें बेसिक एमिनिटीज कहीं नहीं मिल रही हैं, जहाँ सरकार में कहीं कोई कोताही रह गई है, तो उसका राइट है। बट जब आप देश के खिलाफ होंगे तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम करता है। मसर्रत ज़हरा नाम की एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखी, उनके खिलाफ भी यूएपीए लग गया। तो फिर मतलब जो आज़ादी है लिखने की, कहने की, बोलने की, ये बात सच है कि एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज़ की एक हद तय है, होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक सहाफ़ी है, उसने अगर पोस्ट कोई लिख दी तो सीधे यूएपीए जिम्मेदार है सर, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अगर उसको लगता है जी कि उसके साथ ज्यादती हुई है, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जहाँ पुलिस ने ज्यादती करी है जी, तो मेरा पोस्ट देखिए, मैं अक्सर हर मामला सुनता हूँ। बिल्कुल। मैं पत्रकारों को भी सुनता हूँ, उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई गलत एफआईआर लगी है, जहाँ गलत केस डाला गया है जी, तो वो हमें भी बता सकते हैं और वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। ऐसा नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है और कानून की बालादस्ती। हमने कहीं यहाँ पुलिस की थोड़ी ज्यादती हमें, पहले तो इनके जमाने, कांग्रेस के जमाने में आप पुलिस को, जहाँ ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को आप पूछ नहीं सकते थे। आज हम इनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, लोगों का हुकूमत नहीं है, लेकिन हम उनको पूछते हैं। कोई भी हमारे ध्यान में कोई बात आ जाए, हम सरकार को, एलजी प्रशासन को, होम मिनिस्ट्री को हम बात करते हैं और जिस एप्रोप्रिएट फोरा पे बात करनी हो हम करते हैं। समाज की बात है, ये देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं। हाँ, जहां कहीं भी उसमें फीलिंग देश के खिलाफ है तो वो नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए किसी भी आदमी को। और ये बात आपने बड़ी अहम कही है कि भाई अगर कोई इशू है, क्योंकि आप जो है वो एक्स के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी जो है अवेलेबल रहते हैं, और मेरा ख्याल के फ़ोन भी जो है इजीली एक्सेस है आपका, आप फ़ोन पिक भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपने मतलब कहा है कि भाई आइए बताइए अगर कोई इशू है तो। अभी भी कुछ भी में एलजी साहब और एचएम साहब का, जहाँ चीफ सेक्रेटरी हमारा है जी, जब कोई भी जिला के अधिकारी हैं, जहाँ कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं जी, आप हमारा जो पोस्ट होगा आप पढ़िए ना। बिल्कुल ठीक है। लोगों के, अभी पिछले ही दिनों मैंने एचएम साहब से बात करी, कहीं हम जब डेवलपमेंट करेंगे, जब स्टेट की लैंड पे लोगों का पोजीशन होगा, जहाँ फॉरेस्ट लैंड पे होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहेगी कि उसमें वो कॉमन काज के लिए इस्तेमाल करी जाए, स्टेट का एक्सचेकर है। बट फिर भी हमने यहाँ एक अस्पताल बनाया, एम्स, तो वहां नोमैडिक ट्राइब्स थे, तो हमने उनको रिहेबिलिटेट करा, कंपनसेशन करा। हमारा कल मेरे पास कुछ नेशनल हाईवे के केसेस आए थे, मैंने उनको अटेंड करा, मैंने उनको सुना,
और हमारा, मैं 2-3 कमेटी में मेंबर हूँ, एश्योरेंस कमेटी में जी। तो हमने ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली कटरा, जो अमृतसर, दिल्ली अमृतसर कटरा, यहाँ कुछ लोगों के जमीन के रेट्स के मसले थे। हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछा कि भाई इनको तो माँ बाप से एक ही बार मलकियत मिलना है, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको अच्छा रेट दीजिए, कमर्शियल को कमर्शियल दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ CLU नहीं था, लैंड का यूज का कानून नहीं था, बहुत सारे कानून देश के नहीं थे, तो हमें उनको मैक्सिमम लाभ देना है, क्योंकि उनको माँ बाप से एक ही बार या उनका रोजगार एक ही बार मिलता है। तो मैं एनी इशू, और मुझे कभी किसी ने नहीं रोका है, ना LG प्रशासन ने कि आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला है। HM साहब, इवन अभी मैं मीटिंग में था, मैं एक होम कमेटी में भी हूँ तो पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो मैंने कहा कि साहब जहां जिनका पोजीशन पुराना है उनका रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रहना चाहिए। हम बात रखते हैं, देखो लीडर का काम अप्राइज करना है चीजों को, और एप्रोप्रिएट फोरम पे अप्राइज करना। और आज होपफुली जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन से भी आपको मालूम हुआ, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें आपने देखी, इतने बड़े प्रचार हुए, नहीं तो ये लोग ही प्रचार जो बिहाइंड द सीन थे, और सरहद के उस पार से लोग जिसको चाहते थे दबाते थे। आज किसी को कोई दबाता नहीं है, सबने इलेक्शन लड़ा है, क्रिटिसिज्म करा है। अगर कहीं अपोजिशन के लोगों को लगा कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, उन्होंने प्रोटेस्ट करा है, क्रिटिसाइज करा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन करी है। तो यही होता है कि यहाँ अपोजिशन भी कंप्लेन कर सकती है, और जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी बात लोगों में रखता है। यहाँ बिल्कुल गैर जानबदारी से इलेक्शन हुआ है, और ये बनी रहेगी। और देश के वजीर आजम का, जहाँ देश के वजीर दाखिला का ये प्रायोरिटी है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, कि यहाँ लोकल लोग अपने लोगों को, हाँ हम फैमिली के खिलाफ है कि मेरा परदादा जो है वो भी पावर में रहे, मेरा दादा भी रहे, मेरा बाप भी रहे, मैं भी रहूं, मेरे बच्चे भी रहे। हम ये कहते हैं कि आम कश्मीरी जो है, आम डोगरा जो है, आम जो लोगों के पास ये एडमिनिस्ट्रेशन रहे, वो चुन के आए, वो लोगों की वेलफेयर करें, लोगों की नुमाइंदगी करें, और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। विरासत की सियासत नहीं चलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। एक चीज और साहब, जो पार्टी में बीजेपी में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है, खास तौर से कम्युनिटी ही कहती है कि बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, शो पीस है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आपने बताई हैं, वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर होंगी। क्या आपकी बात भी हर तरीके से हर लेवल पर सुनी जाती है, या खाली जो है बस एक चेहरा है कि ठीक है गुलाम अली खटाना साहब जो है वो आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, और उनको एक रखा गया है बताने के लिए कि ठीक है ये है हमारे पास जम्मू कश्मीर से एक नुमाइंदा है? ऐसा नहीं है जी। मेरे पास, मैं जब दिल्ली में बैठता हूँ तो मेरे पास पूरे देश के लोग आते हैं जी। मेरे पास कोई भी इशू एक्सेप्ट जो मतलब देश के खिलाफ ना हो, इवन मेरे पार्टी के खिलाफ इश्यूज होते मैं उठाता हूँ जी, मैं बात रखता हूँ। अभी हमारा HM साहब से मीटिंग था दमन दीव में, इलेक्शन से थोड़ा पहले, कुछ जम्मू कश्मीर के इश्यूज थे, मैंने डिस्कस करे, उन्होंने मेरी बात सुनी, उससे पहले भी मैंने उठाया। मैं बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो या भारतीय जनता पार्टी की आदत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी हैं, बाकी अदर सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मैं जहां भी जाता हूं मेरी इज्जत करते हैं और मेरी बात सुनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काफी देर से वाइस चांसलर नहीं था, हम मेंबर बने, हमने बात करी कि भाई जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हीं का प्रोफेसर बनेगा, उसी ढंग से बनेगा। जामिया मिल्लिया में वही हुआ। जितने भी इशू मुस्लिम से, अब क्या है कि आप पहले मन में नेगेटिव बना ले तो नेगेटिविटी इस्लाम में मना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। एक और सवाल है सर, एक और सवाल है, नहीं रखनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी, मतलब देखिए आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या चलती भी है कि नहीं चलती। आपने कहा कि नहीं, सब जगह सुनी जाती है, पार्टी लेवल पर भी और हुकूमत के लेवल पर भी, एक अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान ने हमें यहाँ नुकसान करा जम्मू कश्मीर में, हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारा चाइना के साथ वो टोइंग करके हमारे खिलाफ, हमारे हालात। लेकिन मेरे पास एज ए MP राजस्थान के हिंदू जो लोगों ने शादी करनी है,
पाकिस्तान में, जी, वो भी मेरे पास आए। और जम्मू कश्मीर के लोग, हमने फॉरेन मिनिस्टर से हमने बात करी, कहते साहब है तो नहीं है लेकिन आप आए हैं, तो उनका ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कहीं भी किसी भी मिनिस्टर के पास जाता हूं, किसी अधिकारी को फोन करता हूं, वो साउथ का हो, वो वेस्ट का हो, वो ईस्ट का हो, वो हमारी बात को सुनता है। उसको फिर हम एक मैसेज करते हैं कि मैं अपनी रिक्वेस्ट को फॉलो भी कर रहा हूं। हमारे लिए देश का मुसलमान जो है, देश का जो हर नागरिक है, वो किसी से कम नहीं है। हमारे वजीर आजम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो अपोजिशन वाले हैं, इन्होंने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ा, बैकवर्डनेस के साथ जोड़ा, इन्होंने मुसलमान को वोट बैंक रखा। देखिए सर, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अभी जो बयान आ रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऐसे आ रहे हैं कि मुसलमानों को वो एक तरीके से विलेन बना करके लोग देख रहे हैं कि कहीं विलेन तो नहीं है मुसलमान, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं जी हम सब ह्यूमन हैं जी, और कहीं ना कहीं मीडिया उस बात को तोड़ मोड़ के वो रैलीज में बोल रहे हैं सर, वो तो रैलीज में बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि 4 जून के बाद गुलाम अली खटाना साहब जाहिर तौर पर मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो है नॉमिनेट हुए थे, फिर पार्टी ज्वाइन आपने की। 4 जून के बाद गुलाम अली खटाना का क्या रोल रहने वाला है पार्टी में, हुकूमत में? मैं पार्टी का बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ जी, और मैं मेंबर पार्लियामेंट में नॉमिनेट हुआ हूँ। उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है जी। मैं बाई कन्विक्शन बड़ा पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं नेशनल टीम मिनारिटी और ट्राइब में 10-11 में रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में स्टेट पॉलिटिक्स में रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। फल जो है वो खुद मिलता है। हम काम करते हैं और हम ना ही इसकी इच्छा रखते हैं कि हमें और असाइनमेंट मिलेगी। हमें असाइनमेंट मिलेगी तो हम उसको डंके की चोट पे निभाएंगे। हमें असाइनमेंट नहीं मिलेगी, हम एज ए मेंबर पार्लियामेंट काम करेंगे। हम मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो भी देश की मिनॉरिटीज हो, देश का मेजॉरिटी हो, इनमें गैप कम कैसे हो जाए और दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं, देश का अल्पसंख्यक भी उसका हिस्सा कैसे बने, ये हमारा सोच है। और हम इसी को आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सवालों के बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आदाब।